बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यतिचरण गुप्त जी की पंचवटी पढ़ रहे थे, उसी का शेष भाग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया था कि कवि ने पंचवटी में जो राम लक्ष्मण और सीता जी जब बन गए हैं उसका वर्णन किया हुआ है। तो जो वहां पर पंचवटी में उन्होंने अपनी एक कुटी का निर्माण करके जो पत्तों की बनी हुई कुटी को बना करके झोपड़ी को बनाकर वहां रह रहे हैं, उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया हुआ है कि उसके सामने लक्ष्मण जी बैठ करके जो उनकी पहरेदारी करते हैं वो सबका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं, आपको पढ़ाया था कि ये कवि सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जो यहाँ पर बैठ करके उनका इसे कुटी की रक्षा कर रहे हैं, झोपड़ी की पहरेदारी कर रहे हैं। फिर बताया गया है कि ये जो निशाचरी माया है, यहाँ तीनों लोगों की स्वामिनी सीता जी इस झोपड़ी में रह रही हैं, इसलिए कोई भी इसका पहरेदार हो सकता है। उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दानी अपनी संध्या को दे जाता है, श्याम शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि आगे कह रहे हैं कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो है बिखेर देती वसुंधरा, उसकी बूंदें जो है वो संपूर्ण पृथ्वी पर सौंदर्य बिखेर देती है। मोती सबके सोने पर, कौन सी मोती? ओस की बूंदे रूपी जो मोती है वो धरती पर प्रकृति बिखेर देती है। ऐसा लगता है कि उसने सबके लिए मोती फैला करके रखे हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब प्रातः काल होती है सूर्य देव आते हैं तो सूर्य के आते ही बटोर लेता है। रवि का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य जो है, ऐसा लगता है कि उन मोतियों को सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो जो ओस की बूंदें होती है वो सूख जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य ने जो है उन मोतियों को बिखेर लिया है। सदा सवेरा होने पर बूंदें सूख जाती है, ऐसा लगता है उन्हें बटोर लिया है। और विरामदानी अपनी संध्या को दे जाता है, और जाते समय जो है वो पुनः, क्योंकि संध्या जब आती है तब सूर्यास्त होता है, सूर्य जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सूर्य ने जो उनको विराम देने के लिए, उनको आराम देने के लिए जो संध्या आई हुई है, तो उन्होंने संध्या को असंपूर्ण मोतियां उनको भेंट कर दी है। वो संध्या को अपनी संपूर्ण जो वहां से मोतियां बटोरी थी वो मोतियां वो संध्या को दे देती हैं। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या जो है उन मोतियों को जो है वो शून्य श्याम काले आकाश में जो है वो तन जिससे काले आकाश से जो है उसका है सौंदर्य और निखर उठता है। ये वो आकाश में तारे के रूप में उन मोतियों को सजा देती है और उनसे उन प्रकृति का श्रृंगार होता है। ऐसा लगता है कि संध्या जो है वो एक नया रूप जो है वो धारण कर रही है, और आकाश में जो है वो तारे के रूप में उन मोतियों को सजा देती है, जो टिमटिमा करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस तरह से यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है। धरती और सूरज दोनों की ही जो है उदारता की अभिव्यंजना प्रस्तुत पद में हुई है। सरल तरल जो तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से होती है। अनजानी फूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। आगे कवि कह रहे हैं सरल तरल जो तुहिन कणों से, कि जो ओस की जो बूंदें हैं, जो धीमी धीमी ओस की बूंदें प्रकृति पर धरती पर गिरती हैं, तुहिन मतलब ओस की बूंदें जो धरती पर गिरती हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता है, हंसती हर्षित होती है कि प्रकृति जो है वो भी हमारे साथ ही, धरती पर रहने वाले मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी भी हंसती और रोती है, अपना सुख दुख आपस में बांटती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से होती है। जो प्रकृति मनुष्य के अत्यधिक आत्मीय होती है, अत्यधिक निकट होती है, वो मनुष्य के साथ ही मिलकर हंसती है, रोती है, अपने सुख को बांटती है। अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है, और मनुष्य जो अनजाने में भूल कर लेते हैं उससे प्रकृति मनुष्य को दंड तो अवश्य देती है, लेकिन पर बूढ़ों को
भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु धरती जो है, जो माता है, उसे माता का सम्मान मिला हुआ है। वो धरती बूढ़ों को भी जो है वो बच्चों के समान जो है उनका पालन पोषण करती है। जिस प्रकार से एक माँ जो है वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से धरती भी जो है वो अपने मनुष्यों के लिए जो है वो पुत्रों की भांति उनको सब कुछ प्रदान करती है, उनका सम्मान करती है, सदैव भाव से देती है। वो बच्चों के जैसे प्रेम से जो है वो वृद्धों का भी पालन पोषण करती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब 8 अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। आगे कवि कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। अब जो है लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष बीत चुके हैं, 14 वर्ष का वनवास हुआ था उनको, तो इसमें से 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। पर माँ है मानो कल की बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात है, क्योंकि इस तरह यहाँ इतना समय यहाँ पर बीत गया सब देखते सुनते, लेकिन वो सभी चीजें ऐसा लग रहा है मस्तिष्क पर इस तरह से छाई है, ऐसा लगता है कि अभी कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब 8 अचेत हुए थे तात, कि जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वन को के आने के लिए वे सभी तैयार हुए थे, निकल रहे थे, तभी जो उन्होंने देखा 8 अचेत हुए थे तात, उनके पिता जो है वो दुखी होकर के बेहोश हो गए थे। राजा दशरथ जी जो है वो बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और अब वह समय निकट आ गया है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब वह समय निकट आ गया है कि जो वनवास की अवधि थी वो अब पूरी हो रही है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण जी सोचती हैं कि अब समय भी बीत रहा है, अब वापस जाने का समय आ रहा है, 13 वर्ष बीत चुके हैं, एक ही वर्ष अभी शेष बचा है, किंतु जिस सुख का अनुभव यहाँ पर हुआ है कि प्राप्ति होगी जन को इससे बढ़कर के धन की, जो सुख के धन की प्राप्ति यहाँ पर हुई है, सुख रूपी खजाने की जो प्राप्ति यहाँ पर हुई है, क्या इससे बढ़कर अन्य कहीं भी सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपने भाई की सेवा का, अपने भाभी की सेवा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है वो उन्हें अलग नहीं मिल सकता था। यहाँ पर बच्चों स्वभावोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया हुआ है और रूपकांतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है। और आर्य को राजभार तो वे प्रजा की धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह निर्लोक। आगे कवि कहते हैं कि और आर्य को राजभार तो की, और आर्य को जो उनके भाई हैं रामचंद्र जी हैं, तो कहते हैं कि और रामचंद्र जी उनको जो है वो तो राजभार दोगे कि मतलब वापस लौटेंगे, और वापस लौटते ही उनका राज्य होगा, उन्हें राज्य का भार तो अवश्य ही मिलेगा, वे प्रजा के ही धारेंगे, और उस राज्य का भार वो प्रजा के कल्याण करने के लिए उसे धारण भी अवश्य करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, वो अपने कार्य में राजकाज में व्यस्त रहेंगे, और ऐसा लगेगा कि मानो वे अपने कार्य में हम सबको भी भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लेकिन लोकोपकार लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के का विचार करके उसके बारे में सोच करके हमें भी इससे अधिक दुख नहीं होगा, क्योंकि वो दुख सभी के कल्याण करने के लिए हमें भूलेंगे और लोगों के कल्याण में व्यस्त रहेंगे, इसलिए इससे हमें शोक नहीं करेंगे हम। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह लोग। पर यहाँ पर लक्ष्मण जी चिंतित होते हैं, यहाँ पर वो सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, पर अपना हित कब कहते हैं कि वो चिंतनशील होते हैं और सोचते हैं कि अपना हित आप नहीं क्या, ये जो मनुष्य है, जो संसार है, जो लोग हैं, क्या वे स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे उनका कल्याण हो। कर सकता है ये लोग, क्या उनका कल्याण करने के लिए किसी न किसी को ऐसा कार्य करना पड़ेगा, किसी न किसी को उनके लिए जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या मनुष्य जो है, जो नर लोग है, जो पृथ्वी लोग है, मनुष्य है, क्या वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, क्या वो अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी चिंतनशील हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान राम की महानता का कवि ने चित्रण किया हुआ है और लक्ष्मण की सेवा भाव का अंकन किया हुआ है कि किस तरह से लक्ष्मण जी अपने भाई भगवान राम और लक्ष्मण जी की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया है।
पंचवटी जो पाठ आपके कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी काव्य सौंदर्य देख लीजिए। ये श्रृंगार रस इसलिए भी किया है कि पहले वाले पद में श्रृंगार रस है, बाकी अभी जो पढ़ाया है उसमें शांत रस है, मातृ छंद है, अनुप्रास अलंकार है, मांडलिकरण है, स्वाभावोक्ति है, उत्तुकातिशयोक्ति आपको बताते गए कौन सा अलंकार आया है। साहित्यिक खड़ी बोली का करने प्रयोग किया हुआ है, भावात्मक शैली है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणावली के बच्चों इसका काव्य सौंदर्य आप देख लें और उसके बाद बच्चों इसकी व्याख्या आप करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।